नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। खास पेशकश झरोखा की शुरुआत करेंगे, जहां पर करनाल दौरे के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने शहरवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ की लागत की 9 योजनाओं का उद्घाटन और आज शिलान्यास भी किया। वहीं 16 करोड़ के खर्च से बने नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन भी किया। सचिवालय के नजदीक निगम कार्यालय बनने से जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि निगम के पुराने दफ्तर में पर्याप्त स्थान नहीं था, जिससे लोगों को असुविधा होती थी। नए कार्यालय में लोगों को निगम की सभी सुविधाओं को एक छत के नीचे मिलेगा। वहीं गुरुग्राम के बाद करनाल शहर प्रदेश का दूसरा हाईटेक सिटी बन गया है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 12 में करीब 155 करोड़ की लागत से तैयार हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इस कंट्रोल रूम से करनाल की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था हाईटेक और डिजिटल होगी। शहर के प्रमुख चौराहों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। करीब 160 सीसीटीवी कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ईडीसी की अध्यक्षता में जिला विजिलेंस कमेटी बनाई। इस बारे में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए जिला स्तर पर विजिलेंस टीम बनाई है। तो कंट्रोल रूम से हाईटेक होगी अब ट्रैफिक व्यवस्था। 160 सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल रूम को जोड़ा जाएगा। और सीएम ने करनाल वासियों को ये तमाम सौगातें दी हैं, जिसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जहां पर नगर निगम के नए कार्यालय का उद्घाटन सीएम ने किया है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि एक ही छत के नीचे उन्हें तमाम विभागों को मिलेगा। और 16 करोड़ की लागत से निगम कार्यालय बना है। वहीं निगम कार्यालय बनने से जनता को सुविधा मिलेगी। और एडीसी की अध्यक्षता में ये तमाम काम किए गए। भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच में अब मदद भी मिलेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने ये तमाम करनाल वासियों को सौगात दी है। ये 9 जो प्रोजेक्ट आज जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ है, कुल मिलाकर 190 करोड़ रुपए की योजनाएं ये करनाल की जनता को समर्पित की जाती हैं। और इसी प्रकार लगातार जैसे हर बार कुछ ना कुछ भाव आता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर विचार करके और कोई कमी करनाल शहर में विकास के नाते नहीं आने दी जाएगी। जीवन कैसे सुलभ हो, कैसे सुविधाएं बढ़े, ये सारे विचार करनाल के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए हमारे कमिश्नर कारपोरेशन, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे एसपी साहब, जितने अधिकारी हैं, उन सबको भी बहुत सराहना करता हूं कि समय समय पर एक एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब लोगों को आज के दिन बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में बड़े शहरों के अंदर एक जिसको कहना चाहिए इंटीग्रेटेड कंट्रोलिंग एंड कमांड सेंटर, सब प्रकार की निगरानी शहर की उस एक जगह पर हो सके और उसमें सीसीटीवी कैमरास भी होंगे, सारे कम्युनिकेशन के सिस्टम होंगे और शहर में कहीं भी कुछ घटित हो रहा है, ऐसा एक नेटवर्क सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से पूरी जिसको कहना चाहिए नजर रखी जाएगी। समस्याएं होती हैं, ट्रैफिक की समस्या होती है, आपराधिक गतिविधियां, उसके ऊपर कंट्रोल करने की बात है। कहीं घटना कोई हो गई, उसको तुरंत इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के ऊपर उसको 25 लोग दिन रात 24/7 ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि आज जो घटनाएं हो जाती हैं कई बार उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना बहुत कठिन होता है। लेकिन ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो बनेगा, अभी तक केवल ये गुरुग्राम में बना है। योजना हमारी सब जिला केंद्रों पर है, लेकिन आज गुरुग्राम के बाद करनाल में ये दूसरा आईसीसी सेंटर ये बनाया जा रहा है। और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 153 करोड़ रुपए का अकेला ये प्रोजेक्ट है। नगर निगम का नया भवन जो बना है, जहां उनका एक कार्यालय सुचारू ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, जहां स्पेस भी बहुत है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं जनता के लिए भी और वहां के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी। और 1700 गज में वो बना है, 22 उसके कमरे हैं और कुल मिला के 4 मंजिला वो भवन बनाया गया। और साथ ही वहाँ एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बना है आईसीसी, जिससे शहर के अंदर सब सैकड़ों हमारे जो सीसीटीवी कैमरास विभिन्न प्रकार के, ताकि यातायात पर भी नज़र रखी जा सके, अपराधियों को अपराध करने में भी थोड़ा एक प्रकार से बाधा आएगी कि वो अपराध नहीं करेंगे, उनके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी। तो एक प्रकार से एक बड़ा एक काम
करनाल शहर को दिया गया है। इसके अलावा भी 8 और प्रोजेक्ट हैं, सड़कें भी हैं उसमें, ग्रीन बेल्ट का भी उसमें एक निर्माण का काम है। ऐसे लगभग 190 करोड़ की योजना है। तो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कानून व्यवस्था को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सवाल उठाने वालों को फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको पता है कि अब आपराधिक मामलों में पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होता था। एसएस कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड करना पड़ा, इतना पकड़ा गया, ORM ब्लैंक पकड़ी गई हैं, तो और क्या होता है? इसकी जांच ऐसी बात हम हाई कोर्ट के जज के द्वारा मांग रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अरे वो क्या डिप्टी सेक्रेटरी है जिसके पास पैसा पकड़ा, वो तो सेल्समैन है, दुकान का मालिक कहाँ है, उसको क्यों नहीं लाते बाहर? ये तो भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा तो क्योंकि विपक्ष के नेता है, हवाई तीर कुछ भी छोड़े, लेकिन आखिर तुलना तो तब होगी कि उनके समय में क्या था, आज क्या है। आज क्राइम के ऊपर जिस प्रकार से हम कड़ाई करते हैं और जैसे उनको पटाक्षेप करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। क्राइम कहाँ होता है, कितना होता है, शायद पुलिस उसके ऊपर पूरा नज़र न भी रख पाए, तो भी क्राइम होने के बाद कितना जल्दी पकड़ के उनको दोषियों को सज़ा दी जाती है, क्रिमिनल्स को उनके साथ मुकाबला करके। तो पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रेलवे कर्मचारियों को संबोधित किया। सीएम ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे कर्मचारी जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उनके दम पर ही रेलवे का सफल संचालन होता है। वहीं इस दौरान सीएम के सामने कई लोगों की मांग रखी गई थी, जिस पर मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मैं सीएम को जानता हूं, वह आपकी बात को गिरने नहीं देंगे, आपकी मांग को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। सीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और जेल मंत्री रणजीत सिंह मौजूद थे। इस देश की तरक्की उद्योग पर निर्भर है, उद्योग की तरक्की रेलवे पर निर्भर है, और रेलवे की तरक्की ये रेलवे श्रमिक संघ है, इसके ऊपर निर्भर है। तो भाई बहनों, आपने जो अपने कंधों पर एक मजबूती से भार उठा रखा है, देश की तरक्की इसी पर निर्भर है। हम लोग खास करके वर्तमान में जो अपनी केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, यह हरियाणा की आपकी सरकार है। सब वर्गों का ध्यान जरूर रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक ध्यान जो समाज का वो गरीब तबका है, जो मूल रूप से मेहनत करता है, मिट्टी में मिट्टी होता है, अपने कंधे पर वजन उठा के चलता है, ऐसे सब लोगों का भला कैसे हो, इसकी चिंता सबसे पहले करते हैं। अगर सरकारी संपत्ति पर, सरकार के संसाधनों पर किसी का पहला अधिकार है, तो मजदूर का, गरीब का, श्रमिक का है। इसलिए ये जो असंगठित मजदूर क्षेत्र है, क्योंकि संगठित मजदूर क्षेत्र जो होता है वो अपनी लड़ाई लड़के, अपना आंदोलन करके, अपने सरकार से चार बातें सामने रख करके बहुत अपना साधन संपन्न भी हो जाता है। लेकिन जो असंगठित मजदूर क्षेत्र है, इसको इकट्ठा करना भी मुश्किल होता है। श्रम विभाग ने, केंद्र सरकार ने जब ये तय किया, जिसका उल्लेख हमारे अध्यक्ष जी कर रहे थे अभी, कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनका सबका पंजीकरण ये करना आवश्यक माना गया। तो आज देश भर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने शूरवीरों को नमन किया और राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव को बैज भी लगाया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शूरवीरों से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारी स्वतंत्रता बरकरार है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वो सशस्त्र सेना के लिए इकट्ठे किए जाने वाले फंड पे अपना योगदान दें। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आज मैं देश के जवानों को, जो हमारी सीमाओं पर
डट करके अपने शौर्य, साहस और बलिदान का एक प्रकार से अपना बुलंदियां दिखा रहे हैं। मैं उनको अपनी ओर से कोटिशा नमन करता हूं। निश्चित रूप से सीमाओं पर रक्षा के कारण से हमारी स्वतंत्रता, हमारी संप्रभुता ये बरकरार है। और आज मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करता हूं कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर इनके द्वारा एकत्र किए जाने वाले फंड में उदारतापूर्वक और योगदान करें। तो गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने वेस्ट 2 प्लांट का शिलान्यास किया, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद से एकत्रित वाले कूड़े से इस प्लांट में बिजली बनाई जाएगी। इको ग्रीन एनर्जी और नगर निगम इस प्लांट को संचालित करेंगे। इस प्लांट में 25 मेगावाट प्रति घंटा बिजली तैयार की जाएगी। साथ ही बिजली उत्पादन के बाद वेस्ट से खाद बनेगी। तो वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट हमारा सोनीपत में 10 मेगावाट का लगाया गया, सफलतापूर्वक कई महीनों से वो चल रहा है। ये प्रोजेक्ट भी हालांकि 2017 में इसका टेंडर किया था, ये चालू हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन कुछ कठिनाइयां आई बीच में। और कठिनाइयां जो विशेष कठिनाई थी, जो जगह हमारे पास उपलब्ध थी बंदवाड़ी में, वहां पर लगातार कचरे को इकट्ठा करते चले गए, सारी जमीन पर कचरा ढेर लग गया। लेकिन जितनी जगह इनको प्लांट लगाने के लिए चाहिए थी वो उपलब्ध कराने के लिए एमसीजी ने 10 एकड़ की जमीन हम उपलब्ध नहीं करा पाए। बाद में उसके लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से टेंडर किया, तब जाकर आज हमको 10 एकड़ तो अभी भी खाली नहीं हुई है, लेकिन 6-7 एकड़ खाली हो गई है, जिसमें से कंपनी ने कहा कि अब उसका किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ, इस प्रोसेस पर हम गए और कई चीजें उसमें से बनने लगी। बिजली उसमें से एक है। 2 साल के अंदर उस का बिजली का उत्पादन करने के लिए वो प्लांट चालू हो जाएगा। अब प्रतिदिन 6 लाख यूनिट बिजली बनेगी। 15 मेगावाट का यूनिट लगाया गया है, जिसमें लगभग 1100 टन प्रतिदिन ये कचरा दोनों शहरों का, फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों। तो गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की 9वीं बैठक हुई। बैठक में 32 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ विकास कार्यों को किस तरह से तेजी आए, इस पर भी मंथन किया गया। ग्रुप नाम के सेक्टर 102 से लेकर 110 सेक्टर तक पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को आदेश दिए। साथ ही इस पानी की सप्लाई को लेकर चंदू बुडेडा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 115 तक पानी की सप्लाई बेहतर तरीके से हो सके और किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसको मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया गया है। वहीं इसमें 28 गांव भी शामिल है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर भी इस बैठक में मंथन किया गया। किया है कि जगह जगह पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या के लिए 24/7 ये पानी की सप्लाई दोनों प्रकार के, स्वच्छ पानी पीने के लिए और फिर जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको प्रोसेस करके उसको भी जो उपयोग किए जा सकते हैं ऐसे ट्रीटेड वाटर के माध्यम से वो सारे उपयोग किए जाए, बागवानी के लिए किया जाए, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाए और जो पानी बचता है उसको ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाकर के इरिगेशन के लिए उसका यूज किया जाए। तो ऐसे ट्रीटेड वाटर का उपयोग ये भी मिलेगा, आपको पूरा पानी जितना चाहिए उतना मिलेगा। अभी तक जितना पानी हमारा वेस्ट वाटर निकलता है उसका 52% इसका उपयोग करते हैं, लेकिन आज जो योजना बनाई गई है 52 की जगह 74% पानी जो भी हमारा ट्रीटेड वाटर होगा उसका उपयोग करेंगे। ऐसे अगले 6 महीने की योजना हमने बनाई। पावर, बिजली 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसके लिए गुरुग्राम को हमने बहुत पहले चयनित किया था। इसके लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई। एक कठिनाई
कुछ 16 ऐसे डेवलपर्स थे जिनकी कॉलोनीज में 94 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जहां पर बिजली पूरी नहीं दे पा रहे थे। उनके साथ विवाद हो गया था। विवाद हो गया कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पैसा वो डिपार्टमेंट को जमा नहीं कराते थे और उसके कारण से वो सप्लाई बंद थी। बहुत लोगों ने अपने जनसेट लगा रखे थे, लेकिन उस पर निर्णय लिया हमने कि 16 में से 3 बिल्डर्स ने तो अपने प्रोजेक्ट पूरे कर दिए हैं। 13 ऐसे हैं जिनके जो भी वहां बाशिंदे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उन सबको 21 दिसंबर से उनको कनेक्शन देने में शुरू कर दें। अंदर शहर के अंदर मेन रेलवे स्टेशन से जोड़ते हुए और उसका एक राउंड मेट्रो का जो द्वारका के मेट्रो स्टेशन को भी जोड़ेगी, हुड्डा सिटी सेंटर को भी जोड़ेगी और हमारा जो रेलवे स्टेशन है ये भी जोड़ेगा। बाजार और सेक्टर अधिकतम उसमें जुड़ेंगे। ऐसी एक योजना मेट्रो की ये हो चुकी है कंप्लीट। हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से सब औपचारिकता पूरी कर दी है कि अब केंद्र से परमिशन आनी है। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो परमिशन आएगी और एक बहुत बड़ा गिफ्ट गुरुग्राम के लोगों को मिलेगा। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सीएम मनोहर लाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की है। गीता ज्ञान संस्थानम में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता ज्ञान संस्थानम के नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन किया। गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित युवा सम्मेलन में बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि गीता जीवन का सार है। गीता हमें कर्म करने का संदेश देती है, क्योंकि कोई भी कर्म निष्फल नहीं रहता। उन्होंने कहा कि समस्त मानवता के लिए दिया गया गीता का अमर संदेश आज भी प्रासंगिक है। क्योंकि गीता एक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है किसी एक वर्ग विशेष के लिए हो, किसी धर्म विशेष के लिए, मजहब विशेष के लिए हो, या किसी स्थान विशेष पर ही लागू होता हो। जब इसके बारे में विचार करते हैं तो एक विश्वव्यापी सार है। यानी आज के युग में जितनी ऊहापोह चल रही है, जितने सामाजिक तरह तरह के विवाद, बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष, आपस में युद्ध, ये सब देखने को चल रहे हैं, तो विश्व का कोई भी समझदार व्यक्ति वो चाहेगा कि शांति चाहिए। हमको एक सुखी जीवन जीने के लिए एक भविष्य अच्छा उज्जवल चाहिए। इसके लिए बहुत से ग्रंथों में बहुत सी चीजें लिखी हैं, केवल गीता में लिखी ऐसा नहीं है। लेकिन जब गीता के सार का अध्ययन करते हैं तो लगता है कि सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, सार्वकालिक ये मनुष्यों को जीवन का सार, क्यों नहीं विश्व के अंतर्गत ये प्रचार किया जाए, विश्व के सब देशों में बात जाए। स्वामी जी ने ये बीड़ा उठाया। हमने जो सहयोग करना उसमें सहयोग की बात करने में कहीं कोई किंचित लेश मात्र भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मैंने इनको विश्वास दिलाया और उसमें से आगे बातें बढ़ी। और जब महाभारत के सारे इस विषय का विचार किया गया तो 134 स्थान इन 5 जिलों में, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, इनको चिन्हित किया गया कि इनका भी विकास करना चाहिए। और मैं स्वयं इन जिलों में लगभग 50 स्थानों के ऊपर स्वयं होके आया हूं और जहां जहां गए तो वहां पर स्थानीय तौर पर पता लगा बहुत अच्छी श्रद्धा है, लेकिन उसका स्वरूप चूंकि इतना समय हो गया, 5000 वर्ष पुराना ये सारा विषय, अगर इसको संभाला नहीं जाएगा तो ये कहीं ना कहीं इसकी विकृत स्थिति भी बन जाएगी। तब उसमें से आया विचार कि क्यों नहीं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से और इन सब का विकास किया जाए। तो उसके विकास के लिए बजट की बात आई। हमने बजट का भी जितना जितना आवश्यक वो समझा उसको उपलब्ध कराया गया और आज 75 ऐसे स्थान हैं, उनमें से 134 में से जिन पर काम चल रहे हैं। बाकी भी सब स्थानों की डिमांड और मांग ये मंगवा ली गई है। हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट के बोर्ड के जो लोग हैं, ये स्थान स्थान पर गांव गांव की समितियां बनाई गई हैं कि आप किस प्रकार का इसका विकास करना चाहते हैं।
सरोवर है, उस सरोवर की पानी की शुद्धता कैसे हो सकती है, वहाँ पर स्नान के लिए घाट कैसे बनाए जा सकते हैं, लोगों के वहाँ बैठने के लिए कोई शेड बनाए जा सकते हैं, शौचालयों की व्यवस्था वो की जा सकती है, हर प्रकार की व्यवस्था के लिए और ये काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि उन 164 में, क्योंकि वर्ष वर्ष ये बातें चल रही थी कि कोई और स्थान भी ऐसे ध्यान में आ रहे हैं कि जो महाभारत के समय में उन स्थानों पर भी उसका विस्तार करना आवश्यक रहेगा। तो अच्छी बात है कि 30 और नए स्थान, जो पहले 134 थे आज वो 164 हो गए हैं। और मैं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सभी बंधुओं को कहूँगा कि वहाँ भी समितियाँ बनाई जाएं और जो जो काम वहाँ करने अपेक्षित हैं उन सब का एक प्रकार से करवा लिया जाए एस्टिमेट। बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।